हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आप लोग का ये बैक पेपर है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा यानी एमसीक्यू के फॉर्मेट में। 50 एमसीक्यूज आप लोग को मिलेंगे और 50 पासिंग मार्क्स, 20 आप लोग को सही करना होगा और मार्क्स भी 50 रहेंगे। तो आप लोग के केवल एक सब्जेक्ट जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो आप लोग का 75 मार्क्स होगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे तो 3 होंगे 50 मार्क्स के। एक केवल डिजिटल कम्युनिकेशन है वह होगा 75 मार्क्स का। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। पासिंग मार्क्स 20 है यानी 50 में से आपको 20 सही करना है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। देखिए आप लोग का इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल मतलब क्या था? पर्यावरणीय, यानी पर्यावरण के विषय में आपको अध्ययन करना है। ये आप लोग का सिलेबस है। तो पहले थोड़ा देख लीजिए, सिलेबस काफ़ी बड़ा कंटेंट दिया है। तो आप लोग को इसमें लगभग कितने क्वेश्चन कराएंगे? 100 या 150 क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को टोटल। तो आप लोग को चलिए क्वेश्चन कराते हैं। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मेजर हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, सबका सबका आप लोग को वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। अभी पहले आप लोग को जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उसके पहले आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, ताकि आप लोग को पहले से पता रहे कि ये सब पढ़ना है एमसीक्यू के। और आप लोग को कल या परसों से जो भी आप लोग का मेजर सब्जेक्ट है आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग की कमेंट के अनुसार मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कल या परसों से शुरू कर दूंगा। तो पहले आप लोग को प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का पहले आप लोग को सिलेबस देख लेना। आज आप लोग को लगभग 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का सिलेबस देख लीजिए। पहला यूनिट में इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं और क्या परिचय क्या है पर्यावरण के, ये पढ़ना है यूनिट 1 में। आप लोग का इतना बड़ा सिलेबस है तो ये सब आप लोग देख लीजिए। स्पेसीज पढ़ना है, इनसेक्ट पढ़ना है, वॉचिंग पढ़ना है, हैबिट पढ़ना है, लॉस पढ़ना है, ये सब क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, पर्यावरणीय परिवर्तन क्या क्या हो रहा है। और यूनिट 2 का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। यूनिट 2 का तो इसमें है सोशल इशू, यानी क्या क्या सामाजिक मुद्दा है। और सस्टेनेबिलिटी मतलब आप लोग जानते होंगे। सतत विकास, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास के अंदर ऐसी हम लोग को, यानी जो भी ऊर्जा, जो भी संसाधन है पृथ्वी द्वारा, जैसे कोयला मान लेते हैं, तो कोयला को ऐसा उपयोग करना है ताकि हमारी जो आने वाले भविष्य पीढ़ी है उनके लिए बचा रहे। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, यानी कौन कौन से कार्य किए इन सबको बचाने के लिए सतत विकास को। तो ये सब आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 2 का सिलेबस काफ़ी लॉन्ग है। तो आप लोग को 150 या 200 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। देखेंगे कैसा रहेगा। तो आप लोग को चलिए आज आप लोग को पहले क्वेश्चन कराते हैं। 50 क्वेश्चन। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बताएंगे लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करते जाइए तो आप लोग को पूरा सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा। और कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे हम क्वेश्चन नहीं लिए, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको कवर नहीं किए हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए और मेजर का आप लोग को परसों से वीडियो फिक्स है प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग अपना मेजर कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, यानी मुख्य पर्यावरण अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण, बी नंबर आंसर हो जाएगा। पर्यावरण और मानव की अंतःक्रिया का अध्ययन के लिए, ये आंसर बी हो जाएगा। मुख्य विषय हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण का जैविक घटक कौन है। तो पर्यावरण का जैविक, आप लोग जानते हैं पर्यावरण में दो घटक होते हैं, एक जैविक होते हैं और दूसरे अजैविक। तो जैविक घटक कौन सा हो जाएगा? तो जैविक घटक हो जाएंगे पौधे और ये सब अजैविक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से परितंत्र, इकोसिस्टम, आप लोग जानते होंगे इकोसिस्टम का अजैविक घटक कौन सा है। तो इकोसिस्टम का अजैविक घटक ए नंबर हो जाएगा तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान, यानी टेम्परेचर। आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी में रहेगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की, जितने भी सब्जेक्ट हैं केवल इंग्लिश को छोड़कर, एईसी इंग्लिश को छोड़कर आप लोग का सभी पेपर इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है वो भी, और सोशल अवेयरनेस है, और जो आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सभी आप लोग को इंग्लिश प्लस हिंदी में। और जो एईसी इंग्लिश है उसका केवल इंग्लिश में पेपर मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिए। अभी तक अगर एईसी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नहीं देखें, क्वेश्चन पेपर नहीं, आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं पूरा इसी तरह सिलेबस, पहले आप लोग को बताएं क्या क्या सिलेबस है, तो आप लोग देख लीजिए। इसी वीडियो में लिंक रहेगा, यानी इस वीडियो के कमेंट में लिंक मिल जाएगा एईसी इंग्लिश का, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आप लोग को जल्द से जल्द रिप्लाई कर देंगे। पर्यावरण शब्द में क्या शामिल होता है? तो पर्यावरण शब्द में आप लोग को बताएं जैविक और अजैविक दोनों शामिल होते हैं, दोनों घटक। सी नंबर आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा ये क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स, यानी कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे होते हैं जो जिसका हम यूज बार बार कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सौर ऊर्जा, यानी वह कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग जानते हैं सोलर एनर्जी वह कभी खत्म नहीं होता है, जैसे कोयला ये सब खत्म हो जाते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय, इससे आप लोग के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। नवीकरणीय संसाधन पूछ लिया जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन ऑप्शन मिलेगा, तो इस प्रकार आपको टिक करना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ये आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में भी। एक परितंत्र में क्या शामिल होता है, यानी को सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी क्या क्या शामिल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जैविक और अजैविक घटक। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है किस जीव को सामान्यतः उत्पादक कहा जाता है। देखिए ये सब आप लोग खाद्य श्रृंखला में पढ़ेंगे, तो किस जीव को सामान्यतः उत्पादक मतलब जो प्रोड्यूस करता है, यानी जो जैसे मान लें हम उदाहरण देते हैं, हम निमकी बनाते हैं, निमकी चॉकलेट बनाते हैं, चलिए हम चॉकलेट बनाते हैं तो हम कौन हुए, हम प्रोड्यूसर हुए, यानी उत्पादक हुए हम, यानी हो सकते हैं हम किसान हैं तो हम फसल उगाते हैं तो हम उत्पादक हुए। तो उत्पादक कहा जाता है किस जीव को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हरा पौधा को, ये उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं, प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर फूड मैनली थ्रू, यानी जो प्रोड्यूसर उत्पादक बताएं वह किसके माध्यम से अपना भोजन बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रकाश संश्लेषण। आप लोग जैसे पौधे पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 10वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर मतलब कौन, उपभोक्ता है, यानी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप क्या हुए, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे सी नंबर हिरन, सॉरी हाँ सी नंबर हिरन। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, यानी मृतक कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर अपघटक। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर, यानी अपघटक कौन है, तो अपघटक हो जाएंगे कवक। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, जिस क्रम में भोजन ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला आप लोग को समझाते हैं, एक इमेज लिए ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ एक इमेज होगा, ये इसे ही कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे कि आप लोग जैसे कि घास कैसे उगता है, सूर्य का रोल रहता है, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा और पानी से घास होता है। घास को कौन खाते हैं, घास में जो कीड़े होते हैं उसको कीड़े, यानी घास को अपना भोजन कौन बनाते हैं, तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं। और कीड़े मकोड़े को अपना भोजन कौन बनाता है, तो मेढक। और मेढक को भोजन कौन बनाता है, तो सांप बनाता है, और सांप को ईगल। तो इसी प्रकार ये जो पूरा चेन है इसको क्या कहता है, फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। तो आप लोग समझ पाए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और इसके 3 स्तर होते हैं, आप लोग को बताते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला है, तो खाद्य श्रृंखला हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर पहला हो जाएगा घास, घास हिरन और बाघ। जैसे कि घास को कौन खाता है, हिरन, हिरन को कौन खाता है, बाघ। इसी प्रकार आप लोग को चयन करना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो खाद्य जाल क्या है, तो खाद्य जाल है परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, खाद्य जाल है। आगे बढ़ते हैं, अधिकांश परितंत्रों के में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो अधिकांश परितंत्रों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सूर्य। आगे बढ़ते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय हो जाएगा, ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे पोषी स्तर, देखिए एक से दूसरे पोषी स्तर, सबसे पहले आप लोग समझिए पोषी स्तर क्या होता है। पोषी स्तर क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला बताएं उसका क्या कह सकते हैं, घटक होता है। यह 3 लेवल का होता है। पहला में होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा खाना, और दूसरा होता है ये खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटक होते हैं पोषी स्तर, और पोषी स्तर 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला होता है जो सूर्य पर डिपेंड रहता है, और ये दूसरा होता है शाकाहारी, और तीसरा होता है मांसाहारी। याद रखिए 3 स्तरीय पोषी स्तर के 3 स्तरीय होते हैं। पहला होता है आप लोग को बताएं सूर्य प्रकाश, जो एनर्जी होता है सूर्य प्रकाश होता है। दूसरा होता है शाकाहारी होता है, और तीसरा होता है मांसाहारी। तो आप लोग को याद रखना है। तो पहले से दूसरे स्तर में लगभग कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो पहले से दूसरे में लगभग 10%, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है,
तो यह कौन सा नियम कहता है? तो यह ऊष्मगति का प्रथम नियम कहता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका प्रथम नियम कहता है। तो समझ रहे होंगे कि इसका आंसर हो सकता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऑप्शन सी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो द्रव्यमान संरक्षण नियम और ये दोनों सेम ही है, लेकिन केवल शब्दों का अलग है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना ही किसी पदार्थ को उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेम आप लोग जैसे कि इसका आंसर देखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। और जब आप द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही पदार्थ का निर्माण और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये पढ़ेंगे आप द्रव्यमान संरक्षण नियम। दोनों काफ़ी कह सकते हैं एक जैसा है, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता था, इसलिए आप लोग को पूरा बता दिए। 20वां प्रश्न है, ऊष्मगति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स से देखने को मिलेंगे, एंट्रोपी इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अ ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट यानी पोषी स्तर किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? खाद्य श्रृंखला की जैव स्थिति को, जो आप लोग को बताएं जीव की स्थिति, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो आप लोग को बताएं पहला जो ट्रॉपिक लेवल है पोषी स्तर। 23वां प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या दर्शाते हैं? तो पारिस्थितिक पिरामिड ए नंबर आंसर हो जाएगा, पोषी स्तरों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 24वां है, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा आता है? तो कौन सा पिरामिड आप लोग जानते हैं कैसा होता है? ये कौन एक कह सकते हैं, कौन जो प्रकार ट्रायंगल देखते हैं यानी, तो यह होता है पिरामिड। और कौन सा पिरामिड जो सीधा कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसा, थोड़ा आप लोग को बना के दिखा देते हैं, यानी एकदम मान सकते हैं ऐसा लाइन थोड़ा सीधा टेढ़ा बना, तो मैनेज कीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रम का अर्थ क्या है? तो पारिस्थितिक अनुक्रम का अर्थ हो जाएगा बी नंबर, पारिस्थितिक समुदायों में क्रमिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक स्क्रीनशॉट। 26वां प्रश्न है, थोड़ा हट जा, द फाइनल स्टेबल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रम का अंतिम स्थिर अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा? चरम समुदाय। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, द ऑर्गेनिज्म दैट फर्स्ट क्लोनाइज अ बैरन एरिया आर कॉल्ड, यानी बंजर क्षेत्र सबसे पहले बसने वाले जीव कहलाते हैं। तो यानी जो बंजर क्षेत्र जहाँ हम किसी भी फसल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते, उसको बंजर क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप कहीं साधारण भूमि देखते होंगे, वहाँ घास भी नहीं उगता, उस वाले क्षेत्र को कह सकते हैं बंजर इलाका या क्षेत्र। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, अग्रणी प्रजाति। अग्रणी मतलब होता है पहला, याद रखिए, यानी प्रथम, अग्रणी। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ हो जाएगा जीवों की विविधता, जीवित जीवों की विविधता, ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, 29वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब आप लोग जानते हैं जैव विविधता का कौन सा लेवल नहीं है, यानी स्तर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, औद्योगिक विविधता। ये सब है अनुवांशिक, प्रजातीय और परितंत्र विविधता, ये तीनों याद रखना है। अनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिक विविधता यानी आप लोग जानते हैं अनुवांशिक मतलब एक ही प्रजाति। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, एक प्रजाति के भीतर जीनों का, जीनों मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे जीनों कह सकते हैं, जैसे अंग्रेज लोग अलग हैं, हम लोग यानी भारतीय लोग, जैसे अलग अलग मूल के देश, अलग अलग देश के जो लोग होते हैं, जो विविधता पाई जाती है, उन्हीं को कह सकते हैं अलग अलग जीन की लोग। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31वां प्रश्न है, प्रजातीय विविधता का अर्थ क्या है? प्रजातीय विविधता, तीन विविधता पढ़े आप लोग, एक प्रजातीय, दूसरा अनुवांशिक और तीसरा पढ़े आप लोग परितंत्र विविधता। तो प्रजातीय विविधता का अर्थ क्या है? बी नंबर हो जाएगा, किसी क्षेत्र में प्रजातियों का विविधता। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा कौन सा है? तो जैव विविधता के लिए खतरा कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, आवास का नुकसान। यानी जैव विविधता के अंदर सभी जीवित जीव आते हैं, और उन सबका अगर आवास आप डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा? उनके उनके अस्तित्व में खतरा हो जाएगा। हो सकता है जो इस प्रजाति का आप आवास नुकसान कर दिए, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो इससे क्या होगा? उन जीवों पर खतरा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पोचिंग मीन्स यानी अवैध शिकार का अर्थ क्या है? तो जानवरों, इसका आंसर ए नहीं होगा, बी भी
वन्य जीवों की अवैध शिकार या पकड़ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िएगा तो आप लोग भी बना पाइएगा, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी रिलेटेबल नहीं है। यानी एक ऑप्शन जो सही है वो देख सकते हैं कितना सटीक दिया है, और इसमें पूछा है जानवरों का कानूनी संरक्षण, ये तो संरक्षण हो गया यानी बचाव कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं। पेड़ लगाना, वन्य जीवों का अध्ययन, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो ऑप्शन है वह कह सकते हैं काफ़ी अलग है, क्वेश्चन कुछ पूछा है, ऑप्शन कुछ ऐसा ही आप लोग के एग्जाम में भी मिलेगा। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 का पेपर देखिएगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे एईसी इंग्लिश में, उन सब का एईसी इंग्लिश था, तो उन सब में ऐसे क्वेश्चन आए थे। आप लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बिना आप पढ़े भी बना सकते थे। 35वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हाल ही में असम में बहुत बाढ़ आया है और लगभग 70 व्यक्तियों यानी 70 लोगों की मौत हो गई है। तो ये क्या, इसका कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, जो हमारे जो कचड़े, यानी जैसे कह सकते हैं सबसे प्रमुख कारण है जो वनों की हम लोग कटाई कर रहे हैं, हर जगह घर बना रहे हैं, पर्वतों को नाश कर रहे हैं, कह सकते हैं यानी ख़राब कर रहे हैं, तो ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। और यह सब होता क्यों है, तो यह मनुष्य के कारण होता है। तो आप लोग थोड़ा डीप सोचिएगा तो आप लोग को पता चलेगा इन सब का कारण मनुष्य है। वनों की कटाई कौन कर रहा है, मनुष्य। पर्वतों को खराब कौन कर रहा है, मनुष्य। तो इन सब का कारण कौन है, हम लोग। जो पेड़ों की कटाई है उनको कारण नहीं बता सकते हैं, तो कारण कौन है, हम लोग हैं। तो जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो आवास और पर्यावरणीय स्थिति को बदलकर, ये नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भारत आप लोग जानते हैं बहुत विविधता है भारत में, तो भारत बी नंबर हो जाएगा। समृद्ध है, समृद्ध मतलब कह सकते हैं सब जगह जैव विविधता है। समृद्ध यानी कह सकते हैं सभी रूप से। जैव भौगोलिक वर्गीकरण किससे संबंधित है, तो जैव भौगोलिक वर्गीकरण इसका आंसर हो जाएगा। भौगोलिक मतलब भौगोलिक क्षेत्रों में जीवों के वितरण से हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप लोग इजीली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परितंत्र का प्रकार कौन सा है, तो प्रमुख परितंत्र का प्रकार हो जाएगा ए नंबर वन परितंत्र, ये प्रमुख है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है, परितंत्र में कौन सा घटक सूर्य प्रकाश, जल और तापमान को शामिल करता है, तो इसका आंसर जल, तापमान, ये सब आप लोग को बताए थे, आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अजैविक घटक। आप लोग को ये क्वेश्चन शुरू में कराए थे लेकिन ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट था, और ऑप्शन नहीं आंसर आप लोग को अजैविक घटक के उदाहरण बताए थे। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अति दोहन, अति दोहन मतलब बहुत जलाते हैं, जिस अति दोहन मतलब हम यानी बहुत ऐसा चीज़ जो बहुत हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लोटेशन उदाहरण है, यानी जिसका हम बहुत उपयोग कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, वन्य जीव संरक्षण ये नहीं कर रहे हैं, वृक्षारोपण हम लोग अधिक नहीं कर रहे हैं, वर्षा जल संचयन ये सब नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अत्यधिक मछली पकड़ रहे हैं। ये ऑप्शन आप लोग बना सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं क्या हम लोग कर रहे हैं, अधिक दोहन। अधिक दोहन मतलब होता है यानी अति दोहन लिखा है, अति दोहन मतलब हो गया यानी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत उपयोग कर रहे हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में रिजल्ट इन, यानी प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग, यानी अधिक उपयोग, अति दोहन जो लिखा है इसका उपयोग हम कह सकते हैं अधिक उपयोग से क्या हो सकता है, तो इसका हो सकता है क्या हो सकता है, तो इसका आंसर ए नंबर संसाधनों का ह्रास, मतलब समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे, और कह सकते हैं ह्रास मतलब होता है खत्म। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन जल हो जाएंगे, प्लास्टिक बोतल तो मनुष्य बनाता है, सीमेंट भी, कंप्यूटर भी, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, इजी मिलेंगे आप लोग को। जब आप लोग का लास्ट में एग्जाम होगा तो आप लोग को 100 क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे, क्योंकि आप लोग को अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, फिक्स से आप लोग को याद नहीं रहेगा, तो आप लोग को जब एग्ज़ाम होने लगेगा तो 100 क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करा देंगे, टॉप 100 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, कौन सा संसाधन लाखों वर्ष में बनता है इसलिए अनवीकरणीय और इसीलिए अनवीकरणीय है, तो कौन सा संसाधन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा पेट्रोलियम। ये सब क्वेश्चन शायद आप लोग बना पाएंगे अपने से। 44वां प्रश्न है, संसाधनों का सतत उपयोग। सतत उपयोग मतलब ऐसा उपयोग करना ताकि भविष्य पीढ़ी के लिए बचा रहे, यानी उसी को कह सकते हैं सतत उपयोग, तो इसका आंसर क्या है,
भविष्य की आवश्यकता का चिंता किए बिना उपयोग, नहीं, ये आंसर नहीं होगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और भविष्य के लिए संरक्षण, ये होगा आंसर बी नंबर। तो ऑप्शन पढ़ के आप लोग इजीली बना पाइएगा। हैबिटेट मीन्स यानी आवास का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, किसी जीव की प्राकृतिक निवास स्थान हैबिटेट होता है, याद रखिएगा। ए नंबर आंसर होगा। 46वां प्रश्न देखते हैं, आवास का नुकसान मुख्यतः किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, वनों की कटाई के कारण। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प कंजर्व, मतलब कह सकते हैं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से जैव विविधता का संरक्षण कौन सहायता कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संरक्षित क्षेत्र। जैसे हम लोग उद्यान बनाते हैं, उद्यान मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान। ये क्यों बनाते हैं, ताकि जो बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, ताकि कोई भी मनुष्य या कह सकते हैं वहाँ लोगों की एंट्री नहीं होती है, एंट्री होती है केवल आप घूमने जा सकते हैं। उद्यान आप लोग सुने होंगे, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे हम लोग का बेतला राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है झारखंड में। तो उनमें क्या किया जाता है, जो क्षेत्र होते हैं जंगली क्षेत्र, वहाँ उनको संरक्षित कर दिया जाता है, उनके साइड में कह सकते हैं बहुत बड़े क्षेत्र को उन संरक्षण कर केवल वहाँ जंगली ही निवास कर सकते हैं, यानी जंगली जीव ही निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, कह सकते हैं, और कोई भी मनुष्य वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक संबंध का उदाहरण कौन सा है। पारिस्थितिकी मतलब आप लोग बताए थे, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हो जाएगा कि जैसे घास बताए थे, घास को कीड़े मकोड़े से उससे भोजन प्राप्त करते हैं, कीड़े मकोड़े, बैंग, बैंग हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, बैंग नहीं क्या, मेढक, मेढक को सांप, इसी प्रकार इसको उसी को कहते हैं, जो ये प्रक्रिया होता है इसी को फूड चेन, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिकार शिकार संबंध, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट, यानी जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए केवल कीड़े ही, मान लीजिए मेढक नहीं रहता, मेढक नहीं है, मान लीजिए हम लोग मेढक नहीं है, तो क्या होंगे, जो कीड़े हैं वो बहुत अधिक संख्या में हो जाएंगे, तो उनको कैसे ख़त्म किया जाएगा, इसलिए जैव विविधता जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो एक प्रजाति बहुत हो जाएगा, जिससे दिक्कत होने लगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे कि अधिक संख्या यह भी नहीं हो पाता, मेढक भी नहीं होता, सांप भी नहीं होता, उस और ईगल भी नहीं होता, ईगल भी अपने समय अनुसार मृत्यु हो जाता है। तो इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है, यानी कोई भी जीव, यानी बहुत अधिक कह सकते हैं आबादी नहीं होता है, ना ही किसी जीव का आबादी बहुत बढ़ जाता है या घट जाता है, इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यह परितंत्र की स्थिरता बनाए रखती है और संसाधन प्रदान करती है, ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आप लोग को आज कराने वाले हैं, तो आप लोग अपना मेजर सब्जेक्ट आप लोग को कमेंट कर देना है, आप लोग को परसों से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग का एग्ज़ाम 19 तारीख से, आप लोग कितने लोग, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग एग्ज़ाम जो प्रोग्राम दिया है समझ पाए हैं या नहीं। हम वेट कर रहे हैं एडमिट कार्ड का, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग को एडमिट कार्ड के थ्रू आप लोग को बहुत अच्छे से कह सकते हैं डिटेल बारीकी से, लगभग 25 से 30 मिनट में, क्योंकि ये जो प्रोग्राम दिया है सबसे कह सकते हैं आप लोग का टफ है, और सबसे टफ है, और साथ में क्या किया, एक्स रेगुलर का दे दिया है, तो आप लोग देखते होंगे माइनर, एमडीसी, एसोसिएटेड वोकेशनल, ये सब आप लोग देख के थोड़ा लग रहा होगा कठिन, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और नहीं समझ पाए तो आप लोग को जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग को बढ़िया से डिटेल में पूरा प्रोसेस, यानी कब कब आप लोग को एग्ज़ाम देने जाना है आप लोग को बता देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जैव विविधता के प्रमुख खतरों को दर्शाता है। तो आप लोग ये आंसर बताना है आप लोग को पढ़ के, मैं केवल ऑप्शन दिखा देता हूँ, आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़िएगा और बताइएगा। डी नंबर यहाँ तक देख लीजिए। तो प्रश्न एक बार और आप लोग देख लीजिए, क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जैव विविधता के प्रमुख खतरों को दर्शाता है। जैव विविधता आप लोग को बताएं, उनमें क्या क्या कौन कौन प्रमुख खतरे हैं, उन सबको आप लोग को बताना है ऑप्शन पढ़ के। आप लोग बता पाते हैं या नहीं, अगर जिसका आंसर सही होगा, जो फर्स्ट कमेंट आएगा उसको पिन कर देंगे, आप लोग बताइए और अपने से बताइएगा। तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।